तो थोड़ा सा हम लोग बेसिकली डिस्कशन करेंगे। और ऑलरेडी आपकी क्लास आज 25 मिनट लेट हो गई भी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग रेगुलर जैसा चल रहा है एज इट इज़ चलेगा। आज के बाद आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आज आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट टाइम से नहीं होगी। बैच आप लोगों को हमेशा याद रखना है, आपका बैच है LJ 102 EA। और क्लास हमेशा आप लोग जितने लोग भी हो, ये मोस्टली टाइम आपकी 201 में ही रहेगी। बाई चांस कभी अगर रूम नंबर चेंज होता है तो आप लोग बैच को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। सो चलो अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हुए। तो आप लोग पहली क्लास आप लोगों की फिजिक्स की और मैथ्स की थी। तो आप प्रशांत सर और अभिनव सर से तो मिल चुके हुए, ठीक है। तो आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो माय नेम इज़ गौरव श्रीवास्तव, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। और मेरा टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस रहा हुआ है, जिसमें से मैं 2 साल आकाश में रह चुका हूँ, 3 साल फिजी कालूसराय, उसके अलावा 5 साल में LL कोटा और मुंबई रह चुका हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बात मेरे बारे में थी। और आज से हम लोग जब अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। कंफर्टेबल ना? मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें 9th की चीज़ें भी तुम भूल गए। एनर्जी तो मिल रही है, आज लग रहा है कि आज खाना खा के आए हो। वीकेंड वाले बैच ना, ठीक है। पहली क्लास में तो एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी रहोगे ना, साल भर रहेगी ना, तो ये समझ लो आप सबका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और आपकी एनर्जी कम हुई तो सिलेक्शन भी गया। तो इतनी एनर्जी रखो। सो अब मुझे अब मैं बेसिक कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे पहले ये बता दीजिए, आप में से कितने लोग CBSE बोर्ड वाले? ऑलमोस्ट सभी CBSE वाले। कितने लोग ICSE वाले? 2-3। स्टेट बोर्ड 2 लोग हैं। कोई हिंदी मीडियम वाला तो नहीं है? सब है तो इंग्लिश मीडियम वाले ना? यस, आप हिंदी मीडियम से, ओके। तो आप इंग्लिश में हो, ठीक है। तो बेसिक्स तो आपको समझ में आता है ना? मतलब अगर बेसिक कोई टर्म यूज़ करेंगे तो आपने पढ़ा हुआ है। तो पहली चीज़ आज के बाद आपको ध्यान रखना है, आज के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहला आपका काम है कि आप सब लोगों के पास NCERT होनी चाहिए। जिनके पास CBSE वाले उनके पास तो होगी। जिनके पास जो स्टेट बोर्ड वाले हैं या फिर ICSE वाले हैं, उन सबको भी NCERT अपनी फॉलो करना है, ठीक है। तो NCERT क्यों फॉलो करना है? क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, JEE एडवांस और JEE मेंस दोनों की रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक ही वही है। तो हमें पूरा सिलेबस NCERT बेस्ड चाहिए, और मैं NCERT के हिसाब से ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। NCERT के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। मॉड्यूल तो आपको करना ही करना है। आपको साथ DPPs मिलेंगे। DPPs के अलावा आप लोगों को NCERT भी अपने घर पे करना, ताकि आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन भी होती रहेगी और साथ में आपका JEE भी होगा, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों में से ये बताओ, कितने लोगों ने अभी जनवरी वाले जो अटेम्प्ट था उसका पेपर देखा है? बस 3 लोग, 4 लोग। जनवरी वाला कोई पेपर देखा था आपने? अच्छा, पैटर्न तो पता है ना सबको? पैटर्न पता है? 25 क्वेश्चंस थे। 25 में से आजकल 5 क्वेश्चन आप लोगों को न्यूमेरिकल बेस मिल रहे हुए, बाकी 20 क्वेश्चन आप लोगों कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी सिंगल करेक्ट है। एडवांस का पैटर्न जो है वो वेरिएबल है। एडवांस में हर बार पैटर्न में कोई ना कोई नया चेंजेस होते रहते हुए, तो उसमें आप लोगों के 2 पेपर होंगे, जिसमें आप लोगों का सिंगल करेक्ट भी होगा, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी होते हैं, इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी होंगे। ये JEE मेंस और एडवांस का पैटर्न है। आपको हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप में से जितने लोग, अच्छा कितने लोग ये बताओ मुझे एडवांस के लिए जाना चाहते हो? झूठ मत बोलना, सच बताना। और कितने लोग ऐसे ऑनेस्टली बताओ कितने लोग हैं जिनका टारगेट है कि मुझे JEE मेंस में अच्छा परफॉर्म करना है? नहीं, जिन्होंने एडवांस के लिए हाथ उठाया वो नीचे कर लो। सिर्फ जिनका एम ही है कि मुझे JEE मेंस में अच्छा हो जाए, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी।
2 लोग, बाकी सब झूठ बोल रहे थे, केवल 2 ही सच बोल रहे हैं, ठीक है। आधे लोग तो ऐसे आए हुए कि यार मेरा फ्रेंड जा रहा हुआ है, ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। अब मैं आप लोगों से एक बेसिक सी बात कर रहा हूँ। देखो वैसे तो आप लोगों को सारी बातें ऑलरेडी बता चुके हुए सर, अविनाश सर ने बताया होगा, प्रशांत सर नहीं बताया होगा। मैं आपसे केवल इतनी सी बात कर रहा हूँ कि देखो पहली चीज़, अगर आप जेईई एडवांस में जाना चाहते हो तो साइकोलॉजिकल सोचो। मैं किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ साइकोलॉजी क्या कहती है आप सब भी जानते हो। आपका मान लीजिए आपका 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था, बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आपका एक पेपर खराब हो जाए तो उसके आगे वाला पेपर खराब होने की ना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, हाँ या ना? क्योंकि बार बार आप यही सोचते हैं यार मेरा पुराना पेपर खराब हो गया हुआ है, तो नए में कैसे करेंगे। इसलिए आपका पहला टारगेट क्या है, पहला स्टेप आप लोगों के लिए क्या है, जेईई मेंस। तो आप लोगों को जेईई मेंस आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपका जेईई मेंस बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे आप जेईई मेंस में, तो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप एडवांस में भी अच्छे से करेंगे। साइकोलॉजिकल क्या होगा, आपको ये लगेगा कि यार कम से कम कुछ नहीं तो मेरे लिए एक एनआईटी तो फिक्स हो गई, आपके लिए एनआईटी फिक्स हो गई, तो एडवांस में आपके पास चांसेस है कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर आपका मेंस खराब हो गया, मेंस में आपके सिर्फ पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ क्वालिफाई हो रहा है, अब आप मुझे बताओ क्या आप एडवांस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? अब क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो गया हुआ है कि अगर आपका मेंस तो खराब हो ही गया है, अगर एडवांस अच्छा नहीं हुआ तो मेरी पूरी साल खराब हो जाएगी। तो वो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए ना आपको अभी से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग करने के लिए क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी फॉलो पूरी करनी है, क्योंकि जेईई मेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब तक के जितने भी पेपर्स आपने देखे होंगे या आप आगे क्वेश्चन देखेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। इसलिए मैं एनसीईआरटी के एक एक पैराग्राफ से ना, एक एक लाइन से जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, हो सकता है इतने बेसिक हो कि आपको ये लगेगा कि सर ये क्यों करवा रहे हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बहुत सिंपल से क्वेश्चन ना एग्जाम में कभी कभी ऐसा पूछ लेते हुए। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ बेसिक सी, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या है, डेफिनेशन है ना ये तो, लेकिन मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। स्टार्टिंग करने का मेरा सेंस ये है कि आपको ना एक एक लाइन के जो वर्ड्स दिए हुए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बुक है, एनसीईआरटी से डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, और एनसीईआरटी ही आपका बेस है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए। तो अगर आपने एनसीईआरटी अपनी प्रॉपर तरीके से करी हुई है ना, तो मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये मान के चलना कि आप सिर्फ एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से पढ़ करके ना, 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी क्रिएट करे, अदरवाइज आप ये मान के चलिएगा कि आपके 22 से 23 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। कई बार तो ऐसा हुआ है फिजिकल में डेटा भी नहीं बदला हुआ है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए। तो मेंस के लिए आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से करना है। आपकी जो भी क्लास है, ठीक है, जो भी टीचर आपको गाइड कर रहे हैं उन सबकी जो थ्योरी होगी उसको रिवाइज़ करो, और रिवाइज़ करके आज का काम आज ही ख़त्म करो। और मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। ये जो थ्योरी चलती है ना मार्केट में, हवाई बातें चल रही है। बच्चों को बोल दिया हुआ है, किसी से पूछा कि आप कितना पढ़ते थे, उसने कहा हम 8 घंटे पढ़ते थे, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने भी आपसे पीछे पीछे आपके पढ़ गए हुए, उनका बेटा तो 8 घंटे पढ़ता है, तुम 2 ही घंटे नहीं पढ़ते हो। होता है कि नहीं होता है? ये मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। यस, देख लीजिए। देखो ज़्यादातर बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, ये 6 घंटे 8 घंटे वाली थ्योरी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये आप भी जानते हो, आपको स्कूल भी जाना होता है, ठीक है। स्कूल जाने के बाद आप फिर यहाँ आप आते हैं, होमवर्क स्कूल का भी करना है और यहाँ का होमवर्क भी करना है, तो प्रैक्टिकली 6 घंटे पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल है कि आपकी क्लास में जो आपको कराया जा रहा है ना, एटलीस्ट कम से कम क्लास में आने से पहले 15 मिनट 20 मिनट उसके पेज पलट के देख लोगे ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और जब आप लेक्चर कनेक्ट करके देखोगे ना, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपके मॉड्यूल्स के क्वेश्चन बनेंगे।
अदरवाइज आप कितना भी कोशिश कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपसे एक बात और कर रहा हूँ, ये बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूँ, बाकी आपको हो सकता है सबकी अलग अलग थ्योरी हो, सबकी अलग अलग एनालिसिस है। मैं आपको अपना पर्सनल एनालिसिस बता रहा हूँ। 12 साल हो गए हुए, मैंने 12 साल में केवल एक ही चीज़ देखी हुई है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपका एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है? एनटीए, ठीक है, एनटीए है ना। अब एनटीए कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराता है? जेईई मेंस, और इसके अलावा दूसरा क्या था? नीट, है ना। बाकी और भी एग्जाम करने कराने हमें उससे मतलब नहीं है। इन दोनों में कॉमन सी बात क्या है? दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों की रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक इज एनसीईआरटी, यस और नो, है ना। जब एनसीईआरटी दोनों की रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है, बस केवल फर्क है इनके पैटर्न का, पैटर्न के अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक पर्सनल बात बता रहा हूँ 2013 की। 2013 में मैं कालूसराय में था, ठीक है, फिर जी कालूसराय था, तो वहाँ एक नॉर्मल जस्ट, शायद कभी आप लोग गए हो, तो वो जो हज खास वाला एरिया है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशनल एरिया। लाइन से सारे इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, केवी का हेड ऑफिस है, आईआईटी दिल्ली है, उसकी जस्ट पास में आपका एनसीईआरटी का हेड ऑफिस है। और 2013 में जेईई मेंस और नीट नाम नहीं था, तब वहाँ पर हम लोग क्या बोलते थे? AIEEE और AIPMT। दो प्रोफेसर्स थे, वो लोग जनरली ऐसे एनसीईआरटी कैंपस के बाहर निकले, और कॉमनली हम लोग भी वहीं जाते थे चाय वाय पीने के लिए। तो जब हम लोग वहाँ गए तो दो लोग आपस में बात कर, दोनों प्रोफेसर्स की बात बता रहा हूँ, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि यार मेरे को ना एक पेपर अलॉट कर दिया गया है, और इस पेपर में प्रॉपर तरीके से सीधे इस पेपर को बनाना है आपको, और पेपर में कोई भी मिस्टेक हुई तो सैलरी नहीं मिलेगी। वो दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे, तो दूसरे ने उसको क्या सजेस्ट किया? तो कह रहे क्या प्रॉब्लम है, बना दो पेपर, बनाने में क्या दिक्कत है? तो कह रहे यार पेपर बनाने के लिए टाइम नहीं होता है इतना, फिर पेपर बनाओ, फिर उसमें क्वेश्चन में करेक्शन आ गया, उसको रेक्टिफाई करना है, सारी चीज़ें बहुत लंबा काम होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो पहला वाला प्रोफेसर दूसरे को सजेस्ट कर रहा है कि यार जेईई मेंस और AIPMT और AIEEE दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। तो आप एक काम करो कि AIEEE के क्वेश्चन उठा करके AIPMT में डाल दो, और AIPMT के क्वेश्चन उठा करके AIEEE में डाल दो। ये बात उन दोनों ने आपस में की, लेकिन उस टाइम हम नीट नहीं पढ़ाते थे, इसलिए मुझको कोई लेना देना था भी नहीं इस बात से। 2016 से जब हमने कुछ बैचेस नीट के लिए, और मैंने उसके बाद कुछ एनालिसिस करी, पर्सनल एनालिसिस बता रहा हूँ आपको क्या हुआ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये डेली का डिस्कशन नहीं है, हम लोग ये डेली डिस्कशन नहीं करेंगे, आज ऑलरेडी इतना डिस्कशन हो रहा है, इनफ है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 2016 के बाद जब मैं जेईई मेंस और नीट के पेपर्स का एनालिसिस किया हमने, तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यहाँ 2013 से लेकर के अगर आप 2023 10 साल के पेपर, और इसके एक पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 45 नीट में, मल्टीप्लाई बाय 10, 450 क्वेश्चंस। इन 450 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट कम से कम मतलब 100 क्वेश्चन तो कॉमन है, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी ईयर में जो है रिपीट हुए हैं। तो टोटल क्वेश्चन थे 350। इस 350 को मैंने पूरी तरीके से एनालिसिस कर लिया, और आंख बंद करके जो भी हमने देखा कि किस पेपर को मुझे सॉल्व करना है, मैंने रैंडम पेपर सेलेक्ट कर लिया जेईई मेंस का। जो मुझे लगा यार एक काम करते 21 का पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं, मैंने 2021 का पेपर सेलेक्ट किया, 21।
इसका पेपर सेलेक्ट किया, क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन थे 25। आपको पता कितने क्वेश्चन आए इस पेपर से, इन 350 क्वेश्चन से? ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन कॉमन है। ये मैं जेईई मेंस की बात बता रहा हूँ। ये आधे से ज़्यादा लोगों को ना, ये बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सर ये हम लोग जेईई वाले हैं, हमें नीट की बात बोल रहे हो। नीट और जेईई को डिफाइन थोड़ी है, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री होती है बात की नहीं है भाई, इसमें कोई अलग चेंजेस तो है नहीं। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अगर आप जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो ना, तो आपको कोई अलग से क्वेश्चन लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके PYQ आपके मॉड्यूल्स में गिवन है, अपार्ट फ्रॉम PYQs आपको ये 350 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 साल के पेपर्स की बात कर रहा हूँ। इन 10 साल के पेपर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको थ्योरी बेस्ड होते हैं। तो थ्योरी बेस्ड में तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर मार्क करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, तो उस न्यूमेरिकल में हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकता है वो, कि मान लीजिए नीट में क्वेश्चन था 20 ग्राम CH4 है, हो सकता है ये नीट का क्वेश्चन था, हो सकता है जेईई मेंस में वो कह दे आपसे 10 ग्राम CH4। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों का पैटर्न सेम है, क्वेश्चन सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ अगर ये क्वेश्चन आपको 20 ग्राम से सॉल्व करना आता तो 10 ग्राम से नहीं कर सकते आप। मैं आंसर रटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। प्रॉपर तरीके से अगर एनालिसिस करोगे, अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा, डेफिनेटली ये भी कर लोगे। तो आपके लिए ना जेईई मेंस कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये सबसे ज़्यादा आसान एग्ज़ाम है, इससे ज़्यादा आसान एग्ज़ाम कुछ नहीं हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड कौन है? हम, मतलब हम ही टीचर नहीं, बच्चे खुद अपने लिए कॉम्प्लेक्स बना रहे हो सिचुएशन। कंटिन्यूटी में आप डेली बेसिस पे अपना काम करते रहोगे ना, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब बात आती है हम एडवांस की। एडवांस के लिए ये थ्योरी काम नहीं आएगी, एडवांस के लिए ये 350 क्वेश्चन आपके लिए काम के नहीं है, क्योंकि एडवांस में ना क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जाता है, एडवांस में ऑप्शंस फ्रेम किए जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? क्वेश्चन और ऑप्शन में फ्रेम करने की बात क्यों कर रहा हूँ आपसे? मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसके ऐसे ऑप्शंस बनाऊंगा कि जहाँ जहाँ तक आप सोच सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपसे गलती करवाने की। एडवांस के क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको। अगर आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है तो एडवांस का क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, क्योंकि मल्टी करेक्ट क्वेश्चन जो भी होते हैं उसमें हमेशा गलती होती है। इसलिए आप लोगों को एडवांस के लिए अपनी कॉम्प्लेक्स जितने भी कॉन्सेप्ट है प्रॉपर तरीके से क्लियर होने चाहिए, और साथ साथ में जितने भी टेस्ट होंगे आपको वो भी साथ साथ में करने, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, आप सभी लोग स्कूल जाते हो ना? कितने लोग ऐसे हैं नॉन अटेंडिंग वाले? 3 बच्चे, बाकी 4, ठीक है। सोच के क्यों हाथ उठा रहे हो? ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ 10 बच्चों से ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी ऑलमोस्ट सभी लोगों ने स्कूल मतलब जाते ही है। लैब में कितने लोग गए हो? सभी लोग गए हो। लैब में जब जाओगे, अरे बस हाथ नीचे कर लो। अब क्या हुआ? तो आप जब आप लैब में, एक मिनट प्लीज, आप लोग लैब में जाते हो, ठीक है, तो लैब को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। अगर आप एडवांस के लिए जा रहे हो, आपका टारगेट एडवांस है, ठीक है, तो अगर आप लैब में जाओगे तो लैब में आपको प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट पूरे करने हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको थ्योरी समझ आएगी। एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, एडवांस के लिए आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। जानते हो क्यों? आप सब लोगों ने स्कूल में एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के टेस्ट किए थे, सबने किए थे। आवाज ही नहीं आ रही, आधे लोग तो पक्का ना? एनर्जी तुम्हारी चली गई, डाउन हो गई। अब
सभी लोगों ने स्कूल में किए ना प्रैक्टिकल? ठीक है। अब मतलब आपके ना इस जोश के वजह से आसपास के लोग जो सो रहे होते हैं ना वो भी जाग जाए। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप लोग स्कूल में प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपके सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का जेईई एडवांस में बहुत बड़ा वेटेज है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली वो पूछ लेता है। वो ये पूछ लेता है कि आपको बताना है कि इसकी रिएक्शन इससे करोगे इसका कलर क्या होगा। अब कलर तुम्हें याद करना है, वो कलर आप भूल जाओगे, समझ रहे हो ना। और कलर भी थोड़े बहुत कलर नहीं है, येलो में भी 20 वैरायटी है। वो डायरेक्टली आपको येलो नहीं बोलता है, वो कहता है पेल येलो, फिर कहता है कैनरी येलो, ठीक है। रेड को बोलेगा ब्रिक रेड, ब्लू को बोलेगा प्रशियन ब्लू। तो ये जो ब्लू कलर और ये सारी चीजें हैं, तो ये अगर आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, और ये एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए आप लोग स्कूल में जाकर के अपनी लैब के जितने भी जो भी चीज़ें आप करोगे सीरियसली करना, क्योंकि आपको एडवांस में बहुत हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब ये अब नॉन अटेंडिंग वाले के लिए अब हम क्या कह सकते हैं, तुम ऑनलाइन देख लेना बस, ठीक है। फील तो आएगा नहीं उससे, जो तुम खुद करते हो, जो नोट्स तुम खुद बनाते हो ना, हमारे बने हुए नोट्स से तुम्हें उतना फील नहीं आएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अगर खुद स्कूल में जाकर प्रैक्टिकल करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और अगर आप नहीं करें तो ऐसा नहीं हो कि उससे समझ नहीं आएगा, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वो फील नहीं आएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें। देखो ऑलरेडी हम लोग की क्लास बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, तो आज जो हम लोग ने जो डिस्कशन किया है मैं आगे अब रिपीट नहीं करूँगा। रेगुलर जैसी क्लास चल रही है वैसी चलेगी, ठीक है। तो चलो, तो आज की दो क्लास में मैं क्या क्या करना है बिल्कुल 9th क्लास से समझ रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। आज का टॉपिक क्या है आपका, मैटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड क्या होंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स क्या होंगे, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो पहली चीज मैं आपसे बात करूँ, व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर, अरे 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, सामने लिखा हुआ है, जो कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा हो और जिसका कुछ मास हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मैटर। अब मैटर हमारे पास कैसे होते हैं, 3 तरीके के, कौन कौन थे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में, ठीक है। यस, क्या कह रहे हैं आप, ठीक है ना, समझदार हो कि नहीं हो, तो मैं चेक कर रहे हैं हम बस, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आई ना, ये तुमने 9th 10th में पढ़ा हुआ था कि 3 तरीके के होते हैं। अब आज का जो बेसिक हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। तुम लोग 11th में एक चैप्टर पढ़ चुके हो स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने क्या किया था, गैसियस स्टेट्स के बारे में, गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अभी आपको 12th में सॉलिड स्टेट के बाद एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन, वहाँ हम लोग लिक्विड के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज देखो, मैटर्स के 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, क्लियर है। अब बताओ, क्या हम इन तीनों को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्या करना पड़ेगा, सॉलिड है तो सॉलिड को हीट देनी पड़ेगी, और जैसे ही आपने हीट दी तो क्या कन्वर्ट हुआ, लिक्विड को थोड़ा और दे दो हीट, गैस, क्लियर है। अच्छा, अब एक और बात, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, अब क्या करना है आपको, अभी आपने एनर्जी दी, अब एनर्जी रिलीज करना है, ठीक है। पहले आपने एनर्जी दी, अब एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, ये सबके सब इंटर कन्वर्टेबल है। सॉलिड्स की बात करते हैं तो गैसेस को भी हम लोग सॉलिड फॉर्म में ले सकते हैं, जानते हो ना, ठीक है। आपने गैस देखी हुई है, किसी भी गैस को अगर आप कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ है, सॉलिड लिक्विड गैस में। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, दे आर टाइटली क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, हाँ या ना, ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की स्टेट में क्या होता है,
ना, मतलब टाइटली भी नहीं है और लूजली भी नहीं कह सकते हम। क्या है? इंटरमीडिएट स्टेज है। वो क्या कर रहे हुए, उनके बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस कुछ ना कुछ होगी, मतलब सॉलिड से ज्यादा होगी, गैस से कम होगी। क्लियर है ना बात? और गैसेस की बात करते हैं तो गैस के केस में क्या होता है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा होगी ना। और अगर गैस की डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। मतलब गैसेस कैसी होती हैं? उनके बीच में जो फोर्स होता है कैसे होते हैं? वीक फोर्स। कौन से? वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस। अगर हम लोग सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है? स्ट्रांग फोर्स। स्ट्रांग फोर्सेस होंगे तो क्या होगा? सॉलिड। लिक्विड के केस में क्या होगा? उन दोनों का इंटरमीडिएट स्टेज। क्लियर है ना बात? ये आप सब लोग पढ़ चुके थे, 9-10 में ही पढ़ा था आपने, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके ना इसके आगे चल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ यहाँ फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। आज का हम स्टार्टिंग यहीं से कर रहे थे, ठीक है। हमने आपको बोला कि फिजिकल स्टेट्स की बात कर रहे हैं, मैटर के फिजिकल स्टेट्स की। तो फिजिकल स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होते हैं? 3 तरीके के फोर्सेस होते हैं ना। पहला फोर्स कौन सा होता है? स्ट्रांग फोर्स। पहला फोर्स कैसा होता है? स्ट्रांग। दूसरा कैसा होगा? वीक फोर्स, है ना। और वीक में भी हम लोग क्या कह देते हैं? एक तीसरा हमने ले लिया हुआ है कि वीक जो था ना उसमें भी हम लोग वॉन डर वाल्स फोर्सेस लेते थे ना। तो हम कहते हैं स्ट्रांग फोर्स की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रांग कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड बनते थे इसमें, आयनिक बॉन्ड। स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ या ना? आयनिक बॉन्ड बनाना है तो क्या करना है आपको? आयंस बनाना होगा ना आयंस। जब आप आयंस को बनाते हैं तो उसके वजह से आपने पढ़ा था फिजिक्स में, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, हाँ या ना? तो जब अनलाइक चार्जेस होंगे, मान लीजिए सोडियम दिया Na+ है, Cl दिया हुआ है, Cl- है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। और जब कभी भी स्ट्रांग फोर्स होता है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा, है ना। तो सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी क्या आई? सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी, सॉलिड हैज स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। दूसरी बात, डिस्टेंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो डिस्टेंस क्या हो गया? मतलब दे आर टाइटली क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यस और नो। तीसरी चीज, सॉलिड्स की बात कर रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और उसको क्या करना है? तोड़ना है, मतलब मेल्ट करना है। क्या हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट? बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की। सॉलिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सॉलिड के केस में डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। अरे वॉल्यूम तो उसका फिक्स है, कम है, तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। समझ गए? ये सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। यहां मैंने आपको स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? सिंपल वे में हम लोग आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे। यहां मैंने 3 तरह के फोर्सेज और दिए हुए हैं। 3 तरह के कौन कौन से फोर्सेज है? पहला फोर्स दिया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसी को हम लोग लंदन फोर्सेज जानते थे, सुना था कभी? क्या होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? ठीक है। अच्छा, अब मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको। मैं आपको जानता हूं, आप इनको जानते हो, और ये दोनों बहुत खास दोस्त हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि हमारे ग्रुप में कितने लोग आप कहोगे? 4, हाँ या ना? तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो मेरा किससे था? आपसे ना। लेकिन आपका कांटेक्ट किसके हुआ? बगल वाले से। ये जो सीक्वेंस चल रहा था, ये जो सीक्वेंस था,
ये कैसा हो गया? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आपकी मेरी बॉन्डिंग तो स्ट्रांग थी, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, लेकिन आप दोनों की क्या होगी? क्लास में पहले दिन पहले ही डेस्क पर बैठ गए हो, तो क्या हुआ? हाय हेलो, यस और नो। तो अभी आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसी थी? वीक। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिंपल वे में अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास HCl है, ठीक है। हम दूसरा मॉलिक्यूल HCl का भी लेकर के आ गए, ठीक है। अब इससे कहा तो आपने कहा कि ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, है ना, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचा इसने तो क्या हुआ? स्लाइडली नेगेटिव। इस पर क्या आया? स्लाइडली पॉजिटिव। यस और नो? ये क्या था? सेम केस। अब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं यहां? HCl गैस की बात कर रहे हैं। जब हम गैस की बात करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में आप सब लोग जानते थे कि गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं, हाँ या ना। और जब मोशन कर रहे होंगे तो मोशन करते करते ना इसके थोड़े से क्लोज पहुंचेगा, तो ये क्लोज पहुंचते ये क्या कहेगा? हाइड्रोजन, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, चलो इससे दोस्ती कर लेते। बॉन्ड तो बना नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन कहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही था और ये इलेक्ट्रॉन तो मैं इस क्लोरीन को दे चुका हूं। तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इसके साथ में दोस्ती कर सकते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था किसके लिए है? गैस के लिए। कैसा फोर्स था? वीक फोर्स। वीक फोर्स था। इसको हम कह रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या है? इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में पोलैरिटी थी, दोनों के बीच में पोलैरिटी थी, और पोलैरिटी होने के वजह से क्या हुआ? ये जो इंटरेक्शन हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कहाँ होते हैं? गैस में, ठीक है, गैस में। समझ आई बात? क्या ये बात सबको समझ में आई? समझ आई? दूसरा मैं आपको बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। देखो नीचे लिखा हुआ है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या होता है? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ है कि एक डाइपोल के वजह से दूसरा डाइपोल क्रिएट करे। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास एक गैस है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? प्रॉपर नहीं है। मतलब एक तो था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक के पास है अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और जिसके पास अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें पोलराइजेशन हो रहा होगा कि नहीं होगा, है ना। दूसरा वाला पोलराइज नहीं था, जो नॉन पोलर था उसको आपको पोलर बनाना है। तो आप क्या कर रहे हो? मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास ये Br2 गैस है। अब मुझे बताओ ये जो Br2 गैस है ये कैसी है? नॉन पोलर, हाँ या ना? कितने लोग कहते हैं नॉन पोलर है? बाकी लोग क्या कहते हैं भाई? अच्छा चलो, मुझे इसका मतलब ये है कि केमिकल बॉन्डिंग तुम लोग भूल चुके हो। कल नहीं पढ़ा था आपने? सॉलिड स्टेट में कहाँ है ये केमिकल बॉन्डिंग? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग का नाम ही नहीं सुना है? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा तो था, याद कुछ नहीं है? बहुत बढ़िया। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 11th का कुछ भी नहीं पता? सबसे अच्छे बच्चे यही है जो सच बोलते हैं, है ना। बाकी जितना बोल रहे हैं ना सब झूठ बोल रहे हैं। पढ़ा तो किसी ने नहीं है ना। पढ़ा तो भूल गए। नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ने वाले, थोड़ा पढ़ने वाले तो और बेकार होते हैं। लिखे हुए पेपर पर लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। इससे तो अच्छी बात है ना कि तुम पेपर ब्लैंक कर लो, बिल्कुल शांत हो जाओ।
ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको बोला हुआ है नॉन पोलर और पोलर क्या होता है। नॉन पोलर का मतलब ये हो रहा है कि यार कोई ना, ये जो Br था इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को आपने देखना है। अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस अगर जीरो है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस जीरो है तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अरे इस क्लास में मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों के 100 में 100 मार्क्स आए हुए हैं, मैं क्या कंपेयर करूंगा, कोई कंपैरिजन नहीं। अगर किसी बच्चे के 100 आए और दूसरे बच्चे के आए 80 मार्क्स, अब कंपैरिजन है ना। जब कंपैरिजन करते हो तो उसको हम क्या कह रहे हैं, पोलर, और जब कंपैरिजन ना हो तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन पोलर। अब ये तो डेल्टा एन क्या था, जीरो। अगर मैं इसी जगह आपसे कहूं कि मैं यहां से HCl ले आऊं, अगर मैं इससे HCl लेकर के आ जाऊं तो इसके बीच में तो कंपैरिजन है या ना। तो यहां पर डेल्टा En डज नॉट इक्वल टू जीरो। जब डेल्टा En डज नॉट इक्वल टू जीरो तो उसे हम क्या कहते हैं, पोलर। तो ये कौन हुआ, पोलर। ये कौन है, पोलर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक कमरे में बंद कर दिया। अब कमरे में बंद कर दिया तो ये एक दूसरे के आसपास तो आएंगे ही ना, करेंगे ना। जब आसपास आएंगे तो ये क्या था, प्लस चार्ज लेके घूम रहा, स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसा है, स्लाइडली नेगेटिव चार्ज। यस और नो। और ये जो पॉजिटिव चार्ज जो था जैसे इसके पास गया, ठीक है, तो इसके पास जाते ही ना इसको क्या करेगा, स्लाइडली नेगेटिव करेगा और इसको स्लाइडली पॉजिटिव करेगा। यस और नो। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रोमीन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे एलिमेंटल फॉर्म में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मॉलिक्यूल्स आपका कैसा था, नॉन पोलर। अब जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखा तो इसको लगा कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं मैं और ये है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को कम से कम खींच तो सकता ही हूं ना। यस और नो। तो जैसे ही हाइड्रोजन दिखेगा ना इसके ऊपर चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। अगर मैं इसको अलग कंटेनर में रखूं, इसको अलग कंटेनर में रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, एक था, ये कौन है, पोलर, ये कौन है, नॉन पोलर। जब आप पोलर को नॉन पोलर के कांटेक्ट में लेकर के आते हो तो ये जो नॉन पोलर वाला था ये भी क्या बन गया, पोलर। इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या इंटरेक्शंस। समझ गए। और ये सारे के सारे फोर्सेस ना बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इतने वीक होते हैं कि आपको इन फोर्स को ब्रेक करने के लिए 4 से लेकर के 20 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि अगर हम स्ट्रांग फोर्स की बात करते हैं तो स्ट्रांग फोर्स के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 200 किलो जूल। मतलब ये स्ट्रांग फोर्स से ना 10 गुना ज्यादा वीक है। समझ गए क्या, ये बात समझ में आई। ये तुमने 11th में पढ़ा था गैसेस स्टेट में। अब जरा हम इसी के आगे चल रहे हैं, इसी के पहले देखो हमने लिखा है एच बॉन्डिंग। क्या मैं एच बॉन्डिंग के बारे में कुछ बोलूं, जानते हो एच बॉन्डिंग क्या होता है। चलो एच बॉन्डिंग के बारे में समझ लो। एच बॉन्डिंग क्या होती है, एच बॉन्डिंग कहता है एक तो हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसी का सगा नहीं, जानते हो ना, हाइड्रोजन तो किसी का नहीं। क्योंकि हाइड्रोजन को देख करके सारे के सारे क्या करते हैं कि भाई जहां भी हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन खींचो और बाहर फेंक दो इसको, यही काम होता है ना। तो हाइड्रोजन क्या करता है, इतना गरीब है ना कि वो किसी का सगा नहीं है, वो क्या कर रहा है, जो भी मिल गया ना उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब क्या कर रहे वे, इसके पास हम किसको लेकर के आ रहे वे,
इसके पास हम लेकर के आए हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन कौन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जैसे ही आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को लेकर के आते हैं तो ये सब के सब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के साथ में इजीली बॉन्डिंग करेंगे। और जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या इतनी बात समझ? यस, बस यही तीन, बस यही तीन, फिलहाल में यही तीन। लेकिन कुछ और भी है जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसमें HCN भी है, वो हम आगे बताएंगे क्यों, उसका रीज़न अलग है। क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एक जगह होती है, वो क्यों, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन आपको आइडियली तो ये तीन याद रखने हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? डेफिनेशन, अरे तुम बताओ, कौन याद रखता है? डेफिनेशन कोई बता सकता है? अरे सिंपल सिंपल सिंपल, इतनी कठिन डेफिनेशन नहीं बनाते, कॉम्प्लिकेटेड सी नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन देखो। यस, ओके, पहली लाइन उसमें जोड़ दो, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 1, बहुत ज़्यादा वीक। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। समझ गए बात को? क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, बचपन में तुम लोगों से पूछा जाता था, क्या पूछते थे क्वेश्चन? हाइड्रोजन तो गैस है, सॉरी H2O जो है लिक्विड है, जबकि H2S इज गैस, क्यों? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वाई H2O इज लिक्विड, ठीक है, while H2S is gas। क्या कर दिया? अरे सिंपल, इतनी कठिन कठिन बातें मत, मुझे नहीं पता केस क्या होता है। अरे सिंपल सी बात है, एक लाइन में आंसर है। वाटर जो होता है ना, वाटर क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। सल्फर तो नहीं कर सकता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हमने डेफिनेशन तुमको एक ही लाइन तो बताई, NOF। सल्फर तो है नहीं। जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होता है? वीक, ठीक है। और गैसेस के बीच में, ये गैस है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे कि नहीं होंगे? तो ये गैसियस स्टेट में होगा, ये कैसा होगा? लिक्विड स्टेट में। अब आपने बोला हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो केज लाइक स्ट्रक्चर के लिए हम लोग आइस की बात करते हैं। जब हम लोग आइस की बात करते हैं तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अभी हम उसकी बात नहीं, हम सिंपल सी बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है? इतनी बात समझ में आई? हाँ जी, देखो एक मिनट, मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया था, मैंने आपको बोला है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या बताई हमने? कि जितने भी सॉलिड होते हैं उन सॉलिड्स के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत क्लोज है। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के केस में क्या होता है? मॉडरेट। और गैस के केस में क्या होता है? वीक। तो वीक में भी मैंने आपको बोला, वीक में भी दो तरह के फोर्सेज होते हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया और दूसरे हो गए वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। वो जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस थे वो कैसे थे? जिनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे ना बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल या ज़्यादा ही होगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो वाटर होगा एक दूसरे के क्या हो जाएगा? ज़्यादा क्लोज होगा। डन?
क्या डाइपोल डाइपोल गैस में इसलिए होते हैं कि जब भी हम गैस की बात करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास कोलिजन्स करने आते हैं, वो एक जगह फिक्स नहीं थे। जब कोलिजन करने आते हुए तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डाइपोल होगा उस डाइपोल के वजह से क्या होता है, थोड़ी सी इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इंटरेक्शन क्रिएट होगा तो वहाँ पर फोर्सेस कैसे होंगे, वीक। अगर हम लिक्विड की केस में करेंगे तो लिक्विड के केस में फोर्स थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी है। तो गैसेस में हम लोग नहीं बात करेंगे कहाँ पर। लिक्विड में डाइपोल डाइपोल लिक्विड में डाइपोल डाइपोल के केसेस पॉसिबल है। अगर हम HF की बात कर रहे हैं तो लिक्विड स्टेट में है, और लिक्विड स्टेट की जगह अगर हम HF गैस की बात करेंगे ना तो वहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, और ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रांग है ना। पोलैरिटी तो हो ही रही है, देखो जरा HOH है, यहाँ पर क्या था OH, इस पे स्लाइडली पॉजिटिव है, स्लाइडली नेगेटिव है, इस पे क्या है स्लाइडली पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये इंटरेक्शन तो हो ही रहा ना, ये इंटरेक्शन हो रहा है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसा हो गया, एज कंपेयर टू गैस स्ट्रांग हो गया। ठीक है, इसीलिए हमने डेफिनेशन में क्या बोला है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीक वॉन वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हाँ, गैस के केस में देखो, एक मिनट सुनो, जब हम बात करते हैं, अगर आप HCl एसिडिक नेचर की बात करते हैं, क्योंकि HCl एसिड है और एसिड की बात कर रहे होगे तो क्लोरीन के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा हुआ है वो कैसा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे खींचते, भले वो गैस को। अगर हम गैस की बात कर रहे होंगे तो HCl तो आपके पास कैसा है, पोलर ही है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो चाहे गैसेस स्टेट में हो। अगर आप बात करो लिक्विड स्टेट में पानी की बात करोगे तो फिर वो आयनाइज हो गया, H+ निकल ही गया, ये डिफरेंस होगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? चले नाउ अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड्स की। अब देखो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, क्या होती पहली चीज, फर्स्ट वन इज सॉलिड हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। क्या क्या फिक्स्ड है, मास, वॉल्यूम, डेफिनिट शेप एंड डेंसिटी भी। क्या इतनी बात क्लियर है? ये डेफिनेशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, चले आगे। ये देखो 9, 10, ये मैं कुछ भी अभी ना 11th में भी नहीं एंटर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तुमने 9, 10 में पढ़ी थी। हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे, चले आगे। आप देखो कुछ प्रॉपर्टीज देखो जरा। मैंने अभी आपको बोला सॉलिड कैसा होता है, टाइटली क्लोज पैक्ड, मतलब क्या हो रहा है, ये एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं टच। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो जरा देखो लिक्विड के बीच में टच तो नहीं कर रहे हैं ना। गैस की बात करें तो देखो जरा डिस्टेंस कितना है, बहुत ज़्यादा। तो लिक्विड कैसा हो गया, मॉडरेट, और गैस कैसा हो गया है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज लीस्ट। क्या ये बात समझ में आई? क्या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सॉरी मैक्सिमम है ना, यहाँ पर क्या होगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, लीस्ट, मिनिमम है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी तो क्या हो गया सॉलिड, मैक्सिमम होगी तो क्या हो जाएगी गैस। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक, यस, कुछ कह रहे थे क्या? चले आगे। नेक्स्ट हमने आपको बोला हुआ है, नेक्स्ट इज ये टाइटली क्लोज पैक्ड होगा और ये कैसा हो गया, लूजली पैक्ड। क्लियर है? नेक्स्ट इज डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका बहुत कम है क्योंकि डिस्टेंस कम होगी ना, और डिस्टेंस कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। और जब कॉम्पैक्ट होगा तो वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा।
तो डेंसिटी क्या होगी इसकी, हाई। किसके लिए होगा, सॉलिड के लिए। अगर हम लोग लिक्विड के केस में बात करेंगे तो डेंसिटी कैसी हो गई, मॉडरेट। गैस के केस में क्या हो गई, लीस्ट। क्यों, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है क्या, इतनी बात सबको क्लियर है। जल्दी से नोट करना है, जो जो प्रॉपर्टीज आपको नोट करना है करते जाना। अगर इनमें से कोई प्रॉपर्टी नोट करना है तो नोट करते जाओ। चले आगे। अब देखो, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सी बात समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ऐड कर रहा हूँ सॉलिड के लिए। प्लीज एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ऐड कर रहा हूँ सॉलिड की। जरा मैं इसको माइक्रोस्कोप में दिखा रहा हूँ आपको, देखते ही क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर। टाइटली पैक्ड। मैं जिससे पूछूँ आप मुझे बताना, ठीक है। चलो आप ही बताओ, आपको इसमें क्या दिख रहा है डिफरेंस, आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पीछे। हाँ हाँ, अरे देख के बताओ इसमें क्या दिख रहा है मुझे। कुछ तो दिख रहा होगा इसमें आपको। चलो ठीक है, टाइटली पैक्ड इनको देखिए। और आप लोगों में किसी को, आपको, आपके जस्ट बगल में, हाँ क्या दिख रहा है इसमें क्या, लीस्ट न्यूक्लियर डिस्टेंसेस। चलो ठीक है, हमने ये भी बात मान ली, प्रॉपर्टी थी। किसी और को कुछ दिख रहा है इसमें, यस। एक मिनट, हाँ बोलो। ओके, हाँ क्या है, अलग अलग कलर है, वेरी गुड। अरे यार एक मिनट, चलो ये तो एक मिनट प्लीज, ये तो आपके मजाक की बात थी, लेकिन यही ट्रू है, ठीक है। सुनो, आप जरा यहाँ ध्यान से सुनो। आपको अलग अलग कलर दिख रहे हुए तो भी तुम्हें ना एक चीज समझ नहीं आई। क्या बोल रहे हैं कि ये आपको टाइटली पैक्ड तो है, रेगुलर अरेंजमेंट है। मैं आपको माइक्रोस्कोप में क्या दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखो रेगुलर अरेंजमेंट, व्हाइट के बाद पर्पल, पर्पल के बाद व्हाइट, यस और नो। यहाँ देखो व्हाइट पर्पल व्हाइट पर्पल, क्या प्रॉपर्टी आई, सॉलिड्स हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या ये बात समझ में आई, नहीं दिखी। मतलब मैं कह रहा हूं कि देखो रेगुलर अरेंजमेंट है, सिमेट्री है। व्हाइट के बाद पर्पल, फिर व्हाइट, फिर पर्पल, फिर व्हाइट, ये रेगुलर अरेंजमेंट है। सॉलिड्स के केस में अगर इरेगुलर अरेंजमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट्स, वो सॉलिड डिफेक्टिव है। सॉलिड, अगर हम प्योर सॉलिड्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट। क्या ये बात समझ में आई। गैस के लिए ऐसा नहीं होगा, यस। किसकी, बिल्कुल इफेक्ट आएगा, फिजिकल पैरामीटर चेंज होंगे उसके। दूसरी चीज, यहाँ मुझे इन्होंने एक चीज क्या बोली कि सर हमें ये ना बॉल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने स्पेस की बात कर दी हुई है, तो इसको हम लोग स्पेस नहीं बोलते हैं, हम लोग सॉलिड स्टेट में इसको नया नाम देते हैं वॉइड, ठीक है। अगर आप कभी भी किसी भी प्योर सॉलिड्स की बात करेंगे तो वॉइड स्पेस शुड बी मिनिमम, वॉइड स्पेस सबसे कम होना चाहिए। अगर कभी भी आपका वॉइड स्पेस है तो वो सॉलिड परफेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल दूं, चलो ये बात ध्यान सुनना। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। तो प्रॉपर्टी हमने क्या ऐड करी सॉलिड के लिए, सॉलिड्स हैज रेगुलर अरेंजमेंट, डन। एक और प्रॉपर्टी क्या हो गई, इट हैज मिनिमम वॉइड स्पेस, मिनिमम वॉइड स्पेस। मैक्सिमम किस में होगा वॉइड स्पेस, गैस में, ठीक है। चलो
अब मैं इसी को एक चीज और दिखा रहा हूं। अब मेरे पास एक सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है ना, चारों की चारों एटम एक दूसरे के साथ में टाइटली पैक्ड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक कंचा डाल दिया, कंचा जानते हो ना, ठीक है, उस कंचे को डाल दिया। अब मैं सॉलिड को लेकर के ऐसे बैठा और जैसे मैं नीचे उतरा, खट से आवाज आएगी ना, हिलेगा डुलेगा, यस और नो। जब आपके पास कभी भी ना सॉलिड्स में इस टाइप का ऐसा कोई भी अरेंजमेंट होता है जिसमें आपको अंदर से कोई आवाज आ रही भी है, या मैं सिंपल वे में ये बोलूं कि इसके अंदर आपने देखा कि वॉइड स्पेस मैक्सिमम था, यस और नो, है ना। सॉलिड का मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर स्पेस हो ही नहीं, यहां तो स्पेस है ना, और जब ये स्पेस आ जाएगा तो ये सॉलिड परफेक्ट नहीं है, कैसा हो गया, इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स, ठीक है, इम्परफेक्ट क्रिस्टल। अगर मैं इसी जगह कहूं, अच्छा एक और चीज ध्यान सुनना, ये वाले एटम और ये जो अंदर आपने एटम रखा हुआ है, ये दोनों के दोनों का साइज में डिफरेंस होना चाहिए। अगर मैं कहूं सारे के सारे एटम सेम साइज के हैं, आप देखो जरा, ये लो सेम साइज के हमने एटम चिपका दिए, आप देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, सॉलिड जो बना ना, सॉलिड बना है, तो सॉलिड सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड इम्परफेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहां से भी आपको क्या मिल गया, स्पेस, वॉइड स्पेस, देखो, यस और नो। अब तीसरे टाइप का जो हम आपको सॉलिड दिखा रहे हैं, ये सॉलिड कैसा है, परफेक्ट, देखो ये येलो कलर के थे और हमने यहां से इसके बीच में एक एटम फिक्स कर दिया, कुछ ऐसा, मैं एग्जांपल पे आ रहा हूं ना, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, जैसे ही मैंने इसके अंदर जो एटम फिक्स किया ना, तो देखो वाइड स्पेस मिनिमम हो गया, वाइड स्पेस मिनिमम हुआ, कैसा क्रिस्टल बना, ये परफेक्ट बढ़िया सॉलिड बन रहा है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जाम्पल क्या है, जब आप NaCl की बात करते हैं, NaCl, अगर आप NaCl की बात करोगे तो क्लोरीन और सोडियम के साइज में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जानते हो कितना डिफरेंस होता है, सोडियम और क्लोरीन के साइज में इतना डिफरेंस है कि क्लोरीन का साइज उस Na+ के साइज से लगभग डबल है, ऑलमोस्ट डबल है, और ऑलमोस्ट डबल होने के वजह से ये जो एनाइन थे, ये जो एनाइन थे, इस एनाइन के बीच में इजीली सोडियम फिट हो गया, सोडियम फिट हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये जो क्रिस्टल बन रहा होगा प्योर सॉलिड का परफेक्ट क्रिस्टल बना। और यही रीजन है कि अगर आप NaCl को मेल्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, बहुत हाई। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। अब मैं आपसे बात करूं कि मैं एक रबर की बात करूं, रबर ले लूं मैं एक, है तो सॉलिड, सॉलिड है ना, बट इट्स नॉट अ ट्रू सॉलिड। आप क्या करते हो, रबर को कंप्रेस करते हो ना, हो जाती है ना, जानते हो क्यों, क्योंकि उनके बीच का ना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होगा, जिसके वजह से कंप्रेशन पॉसिबल हो जाता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी आपका कम होगा, यस और नो। तो ट्रू सॉलिड का मतलब क्या है, हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा परफेक्ट सॉलिड है, बट इस टाइप के सॉलिड हमारे परफेक्ट सॉलिड नहीं है, समझ गए बात को। ट्रू सॉलिड्स जितने भी होंगे, ट्रू सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, हाँ या ना। ट्रू सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं, इसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कंप्रेशन, वाइड स्पेस है ही नहीं, अगर वाइड स्पेस होगा तभी तो कंप्रेस करोगे। हम क्या कर रहे हैं, एक लेकर के आ रहे हैं पत्थर, ठीक है, उसको कंप्रेस करते हैं, सॉलिड है, नहीं हुआ कंप्रेस,
और उसी जगह हम क्या कर रहे हैं, क्ले लेकर के आते हैं, मिट्टी, ठीक है, और मिट्टी को हमने सूखने रख दिया। सॉलिड तो वो भी है तो दोनों सॉलिड, एक कंप्रेस हो गया, दूसरा कंप्रेस नहीं होगा। तो जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ट्रू सॉलिड कुछ इस टाइप के होते हैं। ट्रू सॉलिड्स कौन होते हैं, जिनके बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मिनिमम होगा, वो परफेक्ट सॉलिड्स होंगे। बाकी सबके सब कैसे होते हैं, इम्परफेक्ट सॉलिड। ट्रू सॉलिड्स नॉन कंप्रेसिबल। यस और नो, क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो सॉलिड की आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी? सॉलिड की प्रॉपर्टी पहले तो आपने क्या किया है, पहली प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी, क्या होता है, फिक्स्ड मास, वॉल्यूम, एंड शेप, डन। दूसरी प्रॉपर्टीज में आपने डेंसिटी पढ़ी थी। डेंसिटी क्या थी सॉलिड की, मैक्सिमम, और मिनिमम किसकी थी, गैस की। अब देखो यहां पर एक चेंज हो जाएगी, डेंसिटी एक्सेप्शनली देखेंगे तो आइस कैसा है, सॉलिड, और वाटर कैसा है, लिक्विड। यहां पर क्या हो गया, आइस की डेंसिटी आपकी कैसी है, कम, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी होती है, ज्यादा। और आपको याद होगा कि पानी की डेंसिटी आपने पढ़ी थी, कितनी होती है, इसकी डेंसिटी 0.9 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर ml। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। और यही रीजन था, आइस क्या कर रही है, वाटर में फ्लोट कर रही है, डन। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, इसका रीजन क्या होगा, आइस कैसा होता है, केस टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, ज्यादा डेंस बन रहा होगा, जिसके वजह से वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, डेंसिटी कम, क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम। और ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, अभी नहीं, बहुत पहले। कई बार आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछा हो जाता है इन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो 4-5 स्टेटमेंट दे दिए हुए, और चारों पांचों स्टेटमेंट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हमने क्या बोला है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट है, तो कैसे हो जाएंगे, नॉन कंप्रेसिबल। यस और नो, क्लियर है ना? तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज थी, समझ गए बात को? सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? क्योंकि देखो इससे ज़्यादा बेसिक नहीं कर सकते हम, इससे ज़्यादा बेसिक क्या करेंगे हम? सबको क्लियर है? अच्छा, एक और बताना, स्पीड अगर किसी को ज़्यादा लगे तो मुझे बता देना, ठीक है? और कोई चीज़ अगर आपको कॉपी करना हो तो वो आप लोग कॉपी करते चलना, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्लाइड आप लोगों को ऐप में मिल जाएगी एज इट इज, ठीक है? चलो आप जरा देखो, सॉलिड के लिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करते हैं तो सॉलिड्स हमने आपको क्या बोले, दो तरह के सॉलिड्स हैं। एक तो आपके पास कैसा था, परफेक्ट क्रिस्टल, परफेक्ट सॉलिड, जिसको हम ट्रू सॉलिड बोल रहे हैं। तो ट्रू सॉलिड्स में फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है? अब हमारे पास दो सॉलिड दिए हुए हैं, एक क्या है, क्ले, और दूसरा है हमारे पास मार्बल। अब आप देखिए जरा, मार्बल कैसा है, टाइटली क्लोज पैक्ड है, परफेक्ट क्रिस्टल के फॉर्म में है, तो हम इसका क्या बोलेंगे कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। यस और नो? तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो, और अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो गया, डन। चले आगे, क्लियर ना? नोट करना है क्या? नेक्स्ट आप देखो, मैंने आपको यहां पर एक चीज दिखाई हुई है, यस, हाँ, किसको, हाँ, नहीं,
अब मैं आ रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो? दिस इज द टाइप ऑफ सॉलिड्स. सो देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड, जिसमें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ. पहला हमारा जो सॉलिड होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन, और दूसरा सॉलिड जो होता है उसको बोलते हैं अमॉर्फस. तो आप जो बात कर रहे हो ना, रबर की बात कर रहे हो या ग्लास की बात कर रहे हुए हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से ना बैंड कर सकते हुए हैं. तो वो हमारे जो सॉलिड होंगे ना, वो अमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं. क्या होगा? नहीं, अमॉर्फस है. ट्रू सॉलिड का मतलब हम क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हो. क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है? NaCl हो गया, KCl हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया हुआ है. ठीक है. अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ. कभी भी टाइटली क्लोज पैक होने के वजह से, टाइटली क्लोज पैक होने के वजह से जितने भी ट्रू सॉलिड्स थे, उन ट्रू सॉलिड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है. इसलिए वो सब के सब कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टर. बात समझ आई? हम क्या बात कर रहे हैं? अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं, क्रिस्टल की, मैं ट्रू सॉलिड्स में क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा था, रेगुलर अरेंजमेंट जो दिख रहा है, इस रेगुलर अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा तो कंडक्टर नहीं होगा. समझ गए बात को? क्या ये बात क्लियर है? एक पत्थर के पीछे आग जला दो, क्या होगा? मैं एक पत्थर था, ठीक है, और आग जला दो आप, और दूसरे साइड से पत्थर को छुओगे, गर्म लगेगा क्या? नहीं लग रहा ना. क्यों? क्योंकि वो ट्रू सॉलिड है. और ट्रू सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होगा. अगर वो ट्रू सॉलिड नहीं है तो उस केस में हीट ट्रांसफर पॉसिबल होगी, कंडक्शन भी पॉसिबल होगा. ठीक है. अब कौन से कंडक्शन करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा. दूसरी चीज, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं, ना ही कभी भी एटम्स के पोजीशंस इंटरचेंज होते हैं. ठीक है. इसके अंदर क्या होगा? ये जो एटम्स थे, इन एटम्स के बीच में हमेशा वाइब्रेशन होगा. तो ये क्या करेंगे? हालांकि ये एनिमेशन था, क्योंकि ये अपना PDF है, तो PDF में वो एनिमेशन नहीं दिखेगा, नहीं तो मैं दिखा भी देता आपको. आपने कई बार देखा होगा, ये जो JCB चलती है ना, कभी पत्थर तोड़ रही हो, ठीक है, या कभी कभी रोड डलता है, तो वो एक मशीन से ले रहते हैं ना, रोड तोड़ते हैं, तो आपने फील किया होगा वाइब्रेशन आता है. तो ट्रू सॉलिड्स के केस में मोशन होगा. वो कौन सा हो रहा है? वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन होगा. यहाँ पर एटम्स अपनी पोजीशन को इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे. समझ गए बात को? ठीक है. चलिए हम लोग आगे. यस, हाँ है, मेटल्स है. अभी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ. मैंने एक मिनट सुनो. मैंने एक लाइन बोली हुई थी, ट्रू सॉलिड्स में भी क्रिस्टलाइन की बात की है. हाँ, क्रिस्टलाइंस आर नॉन कंडक्टर. जब आप लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड की, तो उसमें आते हैं मेटालिक बॉन्ड बनते हैं. जब आप एक मिनट सुन लो, जरा इनका क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सर मेटल्स के बीच में, मेटल तो कंडक्टर होती है, आप कह रहे हैं नॉन कंडक्टर है. तो मैं कह रहा हूं कि मेटल्स भी हमारे ट्रू सॉलिड्स की कैटेगरी में है. मैंने आपको बोला था ट्रू सॉलिड्स में भी कौन सा? क्रिस्टलाइन इज द नॉन कंडक्टर. ठीक है. लेकिन अगर आप मेटल्स की बात करोगे तो मेटल्स के केस में आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इजेक्शन. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना. और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कंडक्शन होगा. तो मेटल तो कंडक्टर होंगे, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात होगी तो नहीं होगी. समझ गए बात को? अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, क्या है? क्लियर? नेक्स्ट, हम लोग यहां पर ट्रू सॉलिड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, क्लियर ना? नेक्स्ट, दिस इज
क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा फॉल्स है, तो पहला दिया हुआ है इनकम्प्रेसिबल, ट्रू है। दूसरा दिया हुआ है स्मॉल इंटरमोलेबल डिस्टेंस, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट इज डेंसिटी इज हाई, तो ऑब्वियस सी बात, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब कौन से क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, जो क्वेश्चन वो आते हैं ना फिल इन दी ब्लैंक और सीबीएसई में, ठीक है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं सीबीएसई वाले या एनसीईआरटी बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपसे जेईई मेंस वाला नहीं पूछेगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन क्या होगा मैं आगे बता रहा हूँ। अब चल रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में भी हमने सॉलिड्स के बारे में क्लासीफाई किया है। देयर आर द टू टाइप ऑफ सॉलिड्स, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है अमॉर्फस। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड इज अमॉर्फस, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमॉर्फस क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। चले आगे। अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो क्रिस्टल के फॉर्म में सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज चलती है, या तो नमक या तो शक्कर। क्रिस्टल की बात करते हो, आपके घर पे चीनी आती है ना, तो वो क्या है, क्रिस्टल ही है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं ये, एग्जाम्पल के तौर पे NaCl है। NaCl जो है दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे होते हैं ट्रू सॉलिड्स, और इनके बीच में अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट, हाँ या ना। एक और बात मैंने क्या बोली हुई है कि जब भी आपको परफेक्ट सॉलिड बनाना है तो बीच में जो भी एटम होगा इसका साइज और कॉर्नर वाले एटम के साइज में डिफरेंस होना चाहिए। ये जो साइज है ना इसका हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट बनेगा। नहीं तो अगर इस साइज को बड़ा कर दोगे तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, हाँ या ना। तो ये तो ट्रू सॉलिड बन नहीं रहा होगा, परफेक्ट क्रिस्टल नहीं बन रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको फिगर में दिखाया हुआ है। मैंने आपको क्या बोला है, साइज ऑफ सोडियम इज हाफ ऑफ साइज ऑफ क्लोरीन। देखो क्लोरीन का साइज, और आपको क्या दिख रहा होगा, रेगुलर अरेंजमेंट भी, येलो ब्लू येलो। यहां देखो जरा, दिखा। अब आप कहोगे, अब आपको क्या लग रहा होगा कि सर हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ कहीं वाइड स्पेस दिख रहा होगा, बट ये वाइड स्पेस मिनिमम है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ना, इनको कनेक्ट करूं, तो देखो परफेक्ट आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। क्लोरीन जो सोडियम था Na+ पूरी तरीके से क्लोरीन के बीच में सेट हो गया हुआ है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज में पहला चीज क्या आ गई, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रेगुलर अरेंजमेंट। तो एमॉर्फस क्या हो गए, इर्रेगुलर। अरे एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये पूछते हैं राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो पहला क्या हो गया, क्रिस्टलाइन इज रेगुलर, एमॉर्फस इज इर्रेगुलर। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा सेकेंड हम चल रहे हैं यहाँ पर, ये देखो जरा, अगर हम देख रहे होंगे तो हमने क्या बोला है, इसी को मैं बोल रहा हूँ रेगुलर, यूनिफॉर्म और होमोजीनियस। देखो पूरा आपको दिख रहा होगा, ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ऑरेंज। यहाँ देखो ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज, यहाँ देखो जरा। अब देखो एक चीज आ रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है, कि अरेंजमेंट आपको रेगुलर दिख रहा है। अगर मैं इसी अरेंजमेंट को कैटेगराइज करूं, जनरलाइज करूं, तो जनरल ये तो था हमारा क्या है, NaCl का अरेंजमेंट। ये किसका अरेंजमेंट है, NaCl का रेगुलर। अगर मैं कोई जनरल सॉलिड ले लूं तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, AB 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 इस टाइप का होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इस केस में एक बहुत कॉमन सी चीज दिख रही है। क्या कॉमन चीज दिख रही है, कि ये हमेशा डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल क्यों है, ध्यान से सुनना।
मैं क्या कर रहा हूं, इस सॉलिड को यहां पर मैंने रखी आरी, आरी जानते हो ना, हेक्सा, हमने रख करके उसको काटना शुरू कर दिया। और जैसे मैं काटूंगा तो यहां से मुझे क्या करना पड़े काटने के लिए, पहले ग्रीन, फिर ग्रीन के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद सॉरी ब्लू, ठीक है। इस तरीके से कट करेंगे ना, यस और नो। अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट होंगी, हाँ या ना, होगी कि नहीं होगी। अब दूसरा मैंने क्या किया कि यार इसमें तो बड़ी डिफिकल्टी है, पहले आपको ऑरेंज काटना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ब्लू वाले को काटो, ठीक है, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू। हो सकता है इनमें से ये ज़्यादा हार्ड हो सकता है ये सॉफ्ट हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, हमें तो नहीं पता। हमने कहा मेरे पास दूसरा अरेंजमेंट और है कि मैं इसको ऐसे काट दूं, देखो अब क्या होगा, ऐसे मैं इसको कट करूंगा तो सारे बी वाले कट रहे हैं, या सुनो, ऐसे मैं कट करूंगा तो सारे ए वाले कट रहे होंगे, या सुनो। तो यहां पर जो कटिंग हो रही है किसकी हो रही है, सिमेट्रिकल एटम्स की, या सुनो। यहां किसकी हो रही है, अनसिमेट्रिकल। अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, और अगर मैं ऐसे काट रहा हूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंजेस ऑन चेंजेस द डायरेक्शंस। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, मैं आपको बोल रहा हूं, उसमें बोला हुआ है, क्या बोल रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या आया, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शंस, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। क्या ये बात समझ में आई, डायरेक्शन बदल देंगे हम तो प्रॉपर्टी बदलेगी, यस और नो, ठीक है ना। तो देखो दो तरह की डायरेक्शंस है हमारे पास। ऐसे सॉलिड्स कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक, क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इसने क्या बोला हुआ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक नेचर के। एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस व्हेन चेंज इन डायरेक्शंस। समझ गए बात को, क्या ये बात सबको समझ में आई, याद हो गई बात। दो प्रॉपर्टीज आपने समझ ली, कौन कौन सी, पहली इज रेगुलर अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रेगुलर अरेंज्ड। दूसरी चीज क्या हुई, एनाइसोट्रॉपिक। तीसरी चीज क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमेशा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस के वजह से होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट उसके कैसे होते हैं, हाई, और कैसे होंगे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए बात को। एमॉर्फस क्या हो गए, मैंने आपको तीन प्रॉपर्टीज बताई क्रिस्टलाइन की, तो एमॉर्फस की क्या हो गई, उल्टी, क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट, एमॉर्फस आर इरेगुलर अरेंजमेंट। दूसरा आइसोट्रोपिक, वेरी गुड, दूसरा क्या हो गया, आइसोट्रोपिक नेचर। तीसरा क्या होगा, वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो गया, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अमॉर्फस सॉलिड कैसे हो गए, वाइड रेंज ऑफ। आप देखो एक काम करो, पत्थर लेकर के आओ, ठीक है, और जा करके ना भट्टी में डाल दो उसको। एक मार्बल का पीस लेकर के आओ और उसको जाके भट्टी में डाल दो। भट्टी जानते हो ना, डाल दिया आपने। अब डालने के बाद एक काम करो, उस मार्बल का शेप बदल करके ना, ठीक है, कुछ और बना दो। इज इट पॉसिबल, क्यों,
क्योंकि वो क्रिस्टलाइन है। अब एक काम करते हैं, ग्लास, ठीक है, खिड़की के कांच को तोड़ दिया तुमने और तुम गए और उससे कांच की बॉल बनाने लगे, बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। यही तो होता है। ग्लास कैसे होते हैं? ग्लासेस को हम क्या बोलते हैं? सुनो, जेई का क्वेश्चन है। ग्लासेस आर एमॉर्फस और ग्लासेस का दूसरा नाम होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। अब देखो कांच में क्या होता है, देखो अब मुझे क्या करना है, एक तो चीज हो गई मेल्ट करना, ठीक है, और एक हो गई उसका शेप बदलना। मान लीजिए इस कांच के टुकड़े को मेल्ट करना है और मैं मेल्ट करने जा रहा हूं 100 डिग्री पे, मान लिया मैंने, ठीक है, 100 डिग्री पे मैंने कांच के टुकड़े को मेल्ट कर दिया। जैसे ही मैं 90 डिग्री पे जाऊंगा ना, वो मेल्टिंग की स्टेट में आएगा, और जैसे वो मेल्टिंग की स्टेट में आएगा, सीधा कांच का टुकड़ा था, गर्म किया और हमने इसको बेंड कर दिया, बेंड करके ठंडा कर दिया, हो गया ना, शेप बदल गया ना। अगर मैं इसको 100 डिग्री पे हीट कर दूंगा तो वो बन गया लिक्विड। इसलिए मोल्डिंग ऑफ ग्लासेस पॉसिबल होती है क्योंकि वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl को आपको मेल्ट करना है और मैंने कह दिया कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो 200 पे ही मेल्ट होगा, 199 पे मेल्ट नहीं हुआ। इसलिए कभी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप मोल्ड नहीं कर सकते, आप गर्म करके उसको कोई शेप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स को आप चेंज कर सकते हो। रबर को भी क्या करते हो आप? यही तो करते हो। रबर का शेप भी आप बदल सकते हैं। क्यों बदल पाते हैं वे? जैसे ही आपने इसको गर्म किया और गर्म करने के जैसा शेप देना था दे दिया। प्लास्टिक फाइबर जो होता है, फाइबर को आपने हीट किया, वो क्या करेगा? पहले सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होने के बाद आपने क्या किया? शेप चेंज कर दिया। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उन सबके वाइड रेंज होंगे। समझ गए बात को? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखो जरा। अब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक और बात बताता हूं तुम्हें। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब हो रहा है? देखो जरा, ये घड़ी है, घड़ी को हम घुमा के लाए, 12 के बाद रिपीटेशन हुआ ना, हुआ रिपीटेशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी हमेशा क्या करते हैं? रिपीटेशन करते हैं। ध्यान से देखना जरा, ये देखो, ये आपको देखो रिपीट होता दिख रहा होगा। ये क्यूब है, इस क्यूब को मैंने रिपीट करता जा रहा हूं। देखो, रेगुलर अरेंजमेंट है, रिपीटेशन इज पॉसिबल। एमॉर्फस सॉलिड्स रिपीटेशन नहीं करते हैं, ठीक है। अब रिपीटेशन कर रहे हैं तो आपकी मर्जी, कितना भी बड़ा सॉलिड ले लो आप। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एमॉर्फस सॉलिड्स आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। समझ गए? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? याद हो गई ना बात? ये देखो, घर पे जाकर के भी इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल ऐसा कर लेना कि थ्योरी वाला पार्ट है, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड आपको याद हो गई होगी बात, ठीक है। जो ज़्यादा फोकस करने वाली बात होगी, जिस पे ज़्यादा फोकस करना होगा, उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते होंगे हम खुद करवा देंगे आपको, ठीक है। जितने भी नीट में क्वेश्चन आए मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्लास में डिस्कस कर दूँ वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहली दो प्रॉपर्टीज तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हुए। क्या था? होमोजीनियस है या रेगुलर अरेंजमेंट है। दूसरी चीज लॉन्ग रेंज है।
अब मैं यहाँ पर एक नया टर्म यूज कर रहा हूँ। नया टर्म क्या यूज कर रहा हूँ? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट शेल। इस जरा क्यूब को देखो, क्यूब दिख रहा है? कैसा दिख रहा है ना? परफेक्ट सॉलिड है। देखो परफेक्ट सॉलिड, देखो चारों तरफ से ना रेगुलर अरेंजमेंट है। सारे ब्लू कलर कैसे हैं एक साइड, सारे रेड कलर एक साइड है। हमने क्या किया, इस सॉलिड से इस छोटे से पार्ट को बाहर निकाल दिया। इससे ज्यादा छोटा तो नहीं कर सकते ना इसको, इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड, हो गया? ठीक है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट शेल। क्या बोलते हैं उसको हम? यूनिट शेल। सबसे छोटा पार्ट जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट शेल। और इसी यूनिट शेल को आप क्या करते हो? रिपीट करते जा रहे हो, ठीक है? जब आप इस यूनिट शेल को रिपीट करते जाओगे तो रिपीटेटिंग यूनिट के बाद जो क्रिस्टल बनेगा उसको हम बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस। लैटिस का मतलब क्या है? लैटिस का मतलब क्या हो रहा है? रिपीटेशन। देखो किसी की भी रिपीटेटिंग यूनिट्स ऑफ यूनिट शेल इज कॉल्ड लैटिस। और उस क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाता है? यूनिट शेल। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास मीन्स कल जब भी होगा तो कल से हमारी रेगुलर क्लास होगी और आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा। मॉड्यूल सबको मिल गया ना? ठीक है, हाँ एक बार सुनिए, आज जो हम लोगों का थोड़ा टाइमिंग को लेकर के जो इशू हुआ है, ठीक है, अब आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। कल से जितने भी बच्चे इस क्लास में बैठे हैं वो हमेशा इसी क्लास में बैठेंगे। आपका रूम नंबर भी फिक्स है, ठीक है? और बैच कोड आपका LJ 102 है, ठीक है? अब कल से ये हाँ स्लाइड, सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कल से हम लोग जैसी सीरियस क्लास चल रही होगी वैसे चलेगी। और डेली आप लोगों को मॉड्यूल भी लेकर के आना है, डेली मॉड्यूल लेकर के आइएगा, ठीक है? अच्छा एक और सुनो, एक मिनट प्लीज प्लीज, एक मिनट बात सुन लीजिएगा। ये आप सब लोगों को बता दिया होगा ना?